किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कमाल की बातें मैं बताता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, और लोग मुझसे पूछते हैं कि किसने कही है। तो ये जो लाइन है बड़ी फेमस हो गई, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कहानी की शुरुआत जो है वो तब होती है जब मैं अपने होम टाउन में था, भवानी मंडी, जो कि राजस्थान में एक बॉर्डर टाउन है। पास में मध्य प्रदेश जो है वो राज्य है। हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन ऐसा है कि जिसमें टिकट देने वाले जो एमपी में बैठते हैं, टिकट लेने वाले जो हैं राजस्थान में खड़े होते हैं। प्लेटफॉर्म भी 2 स्टेट्स में डिवाइडेड है। बहुत कपल्स ने आकर के हमारी रील्स बना ली हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भवानी मंडी से, जहाँ मैं पला बढ़ा, और मेरे पिताजी ने मुझे 6th क्लास में एक सपना दिखाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बनना चाहते हो। बहुत छोटा था मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। तो पापा ने कहा तुम कलेक्टर बनना। तो मुझे पहला सपना दिखाया आईएएस बनने का। और यंगस्टर्स बड़ा रिलेट करेंगे कि हम बचपन से बहुत सारे सपने देखते हैं, फिर पता नहीं बाद में जाके क्या ही बन जाते हैं। तो 8th तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, और हिंदी मीडियम में जब मैं पढ़ रहा था तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 95, 96। 9th से मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया, और जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया तो सब कुछ मेरे लिए गोल हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरे मार्क्स डाउन हो गए 58%, 60, 61, और मुझे लगने लगा कि सब कुछ ये तो गड़बड़ हो गया। बोर्डिंग स्कूल में था, वहाँ मेरे एक सीनियर थे जिनका नाम था बजरंग। उन्होंने कहा कि मेरा तो नाम ही प्रभु के नाम पर है, और हनुमान जी तो वो थे जो कि समुद्र लांग के चले गए, तो जीवन में कुछ भी संभव हो सकता है। मैं भी एक छोटी सी जगह से आता हूँ जहाँ पर तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं लोगों को। तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। वो मेरे पहले मोटिवेशनल जो थे पर्सनालिटी थे जिनसे मैं मिला था, और 10th में उस मोटिवेशन की वजह से ही मैं अच्छा स्कोर कर पाया। 80+ मेरे मार्क्स आ गए इंग्लिश मीडियम में। मुझे लगा कि अब तो झंडे गाड़ देंगे, और मैंने जो है फिर साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद देखा कि इतनी मोटी बुक्स थी, तो मुझे लगा कि क्या कर लिया। फिर मैं ननिहाल में था, मैंने बोर्डिंग छोड़ दिया था। फिर मैं ननिहाल में था, केवी में, झालावाड़ में था। और जब मैंने वो इंग्लिश मीडियम में वो सब पढ़ना शुरू किया तो मेरे सब ऊपर से जा रहा था। मुझे लग रहा पता नहीं क्या होगा। 11th का जब रिजल्ट आया तो मैं अपने पापा के साथ गया हुआ था, और रिपोर्ट कार्ड जब हम लेकर के निकले तो मैं केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि शायद स्कूल के बाहर निकलते ही पीटेंगे। फिर मुझे लगा कि घर तक का वेट करेंगे, कुछ तो कहेंगे। रास्ते में पापा के एक दोस्त में उन्होंने पूछा कि कैसा रहा बेटा का, आपके बेटे का जो है स्कोर। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। घर गए तो घर वालों ने पूछा कि कैसा रहा। उन्होंने कहा अच्छा रहा, अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि शायद शाम तक जो है अपनी क्लास लगेगी। तो मैं वेट कर रहा था कि कब, आखिर कब जो है वो गुस्सा पापा का आएगा। पापा ने सोने से पहले मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया कि तू फेल हो गया, लेकिन तू अप्रैल के महीने में अच्छे से तैयारी करके केमिस्ट्री निकाल लेना, 12th कर ले, उसके बाद साइंस छोड़ देना। मेरे पापा पहले सपोर्ट सिस्टम थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि लाइफ में बड़े गोल देखे जा सकते हैं, और जो नहीं हो पा रहा उसको छोड़ा जा सकता है। ज़बरदस्ती उसको लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। सो 12th के बाद मुझे मीडिया का एक सपना लगा कि मुझे मीडिया में कुछ करना है। मैं मीडिया कोर्स नहीं कर पाया, लेकिन बीबीए करने के लिए जयपुर आ गया। जब जयपुर में आया तो मैंने आरजे सिड को सुना, और मुझे लगा कि अपन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे किसी ने कहा कि इसके लिए तो कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस जाओ, जाकर के टैलेंट दिखाओ। तो एक छोटी जगह का लड़का जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, रेडियो क्या होता है, आरजे क्या होते हैं, कुछ पता था नहीं मुझे। मैं अलग अलग रेडियो स्टेशन में जाता था और कहता था मुझे रख लो। फिर वो कहते बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे भेज देते थे। कुछ तो मेरा सीवी लेके ऐसे ही पीछे डाल देते थे मेरे सामने ही। सीवी में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ किया तो था नहीं। तो फाइनली मुझे किसी ने बताया कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, और जिस चैनल के साथ मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, माई FM के साथ, वहीं पर मैंने इंटर्नशिप की। 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे थोड़ा सा और मौका दीजिए, तो मैं 3 महीने और कर लेता हूँ। तो उसको एक्सटेंड की, फिर 3 महीने और एक्सटेंड की। तो मैं अपने ऑफिस तक 3 किलोमीटर पैदल जाया करता था। और वो दिन थे जिसमें मेरे पास में ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थी, रिपीट करके कपड़े पहनने, शूज़ फटे भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बस अपना काम करना है। जब मैं वहाँ जाता था तो मेरा मन करता था कि स्टूडियो में चले जाऊँ, माइक पर बोलूँ, लेकिन वो मुझसे कहते थे बाहर ही रहिए। 3 महीने तक उस स्टूडियो को मैं बाहर से देखता रहा। फाइनली मुझे मौका मिला, और जा कर के मैंने थोड़ा सा अंदर सीखना शुरू किया। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तेरे बस का नहीं है रेडियो, तू कर नहीं पाएगा। मैंने कहा कि मुझे तो यही करना है, कुछ और करना नहीं है। बीबीए फाइनल ईयर जो था उसका बस समाप्ति की तरफ था, और मुझे एक दिन, मैं पैदल जब जाता था तो रास्ते में एक स्टेशन आता है, मैं उस दिन वहाँ बैठ गया। ऐसा थॉट नहीं था कि कुछ गलत करना है, लेकिन मैं वहाँ पर बैठ गया और बस अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखने लगा कि क्या क्या हुआ है। उस दिन मेरे पास में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, 5 रुपये थे, और मैं बस बिस्किट का पैकेट जो है वो खा के, मुझे लग रहा था आज ऐसे ही नींद आने वाली है। मेरी आंखों से
आंसू गिर रहे थे क्योंकि पापा ने एक दिन पहले कहा था कि तुझसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दे, तो अपना MBA कर, मैं तेरे को और पढ़ाऊँगा करूँगा। पर मैंने कहा नहीं पापा, मुझे तो यही बनना है। सो फाइनली मुझे एक कहानी उस दिन याद आई जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, नानी ने सुनाई थी, कि एक राजा की कहानी थी जो एक बार जो था एक ऐसे संकट में फंस गया था और उसके पास एक ताबीज़ था जिसके अंदर एक पर्ची थी जिसमें लिखा था कुछ तो कर यूं ही मत मर। तो एक अंदर से मोटिवेशन आया। अगले दिन से फिर मैंने वापस से जो है री एनर्जाइज होकर काम करना शुरू किया। सो 9 महीने के बाद में एक बेबी डिलीवर हुआ जिसका नाम था RJ कार्तिक। 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद 1 सितंबर 2010 को मैंने अपना पहला रेडियो शो होस्ट किया। और जब पहला रेडियो शो होस्ट किया तो फिर मुझे लगा कि भाई ने झंडे गाड़ दिए। फिर 2 महीने बाद मुझे रियलिटी चेक हुआ जिसमें मुझे पता चला कि अपन इतने भी अच्छे RJ नहीं बने, बहुत मेहनत करनी। हमारे एक बॉस थे, उन्होंने मेरा जो है पूरा शो सुना पूरी टीम के सामने और बहुत कमियां निकालते गए कि ये गलत है वो गलत है। और फिर मेरी आंखों से जो था आंसू निकलने लगे। मैंने कहा तो गलत ही हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि कल जब आप रेडियो पर जाओ तो मुझे आपका जो है ऑडियो जो भी जा रहे हो, आप जो भी बोल रहे हो, सब मुझे मेल करना। तो अगले दिन जब मैं मॉर्निंग शो करने के लिए गया तो मुझे लग रहा था कि मेरे बॉस सुन रहे हैं। और जब आपके ऊपर ये परफॉर्मेंस प्रेशर आता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि आपको लग रहा होता है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आपको सुनने के लिए बैठा हुआ है। तो मैंने पहला लिंक, जो रेडियो की भाषा में उसे लिंक कहते हैं, जब मैंने वो पहला ऑडियो डिलीवर किया तो बड़ा नर्वस था मैं। फिर मैंने कहा अपने को शो जो है बॉस के लिए नहीं करना है, जनता के लिए करना है जो कि रेडियो सुन रही है। फिर मैंने अगले उसके सेकंड लिंक से जो था मैं कंफर्टेबल हुआ और फिर इस तरीके से मैंने जो है 25-30 दिन तक अपने शोज़ को उनको भेजा और इस तरीके का जो था पूरी मेरी मॉनिटरिंग हुई। फिर मुझे समझ में आया कि भी बहुत मेहनत करनी बाकी है। सो ये कहानी चलती रही। 2017 में आते हैं, हमारे उस वक्त CEO थे हरीशम भाटिया सर। उन्होंने कहा कि आप रेडियो पर जो मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाते हो इसको सोशल मीडिया पर भी सुनाना शुरू करो। तो बॉस का आइडिया किसी को पसंद तो आता नहीं है। तो मुझे भी लगा कि ये तो चलेगा नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, रेडियो जॉकी से कौन मोटिवेशन की कहानी सुनेगा। लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने कहा था वो फॉलो किया मैंने। मंडे मॉर्निंग को 9:30 स्टोरीज अपलोड करना शुरू किया। 6 महीने तक चलती रही। 6 महीने तक उन पर कोई व्यूज़ नहीं आया। मुझे तो पता ही था आएंगे नहीं। तो 150-200 व्यूज़ आते थे, उसमें 50 मेरे होते थे। मैं जाके देख लेता था। एक कहानी ऐसी थी जिसका टाइटल था अगर आपका भी समय ख़राब चल रहा है तो ये देखें। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर बंदा चार्टर से उतरेगा और तब भी आप उससे पूछेगा टाइम कैसे चल रहा है, कहेगा थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, थोड़ा और अच्छा चल सकता है। तो अच्छा चलने का स्कोप बहुत होता है। इसीलिए वो जो कहानी थी वो 10 मिलियन प्लस व्यूज़ हो गए। और उसकी वजह से जो पुराने वीडियोस थे जो 6 महीने तक कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा था मैं, उन पर भी मिलियंस में व्यूज़ हो गए। मेरे नाम के फ़ैन पेजेस बन गए, यूट्यूब चैनल्स बन गए। और फिर मुझे पता चला कि इसे वायरल होना कहते हैं। तो मैं उस वक्त AIB अवार्ड्स के लिए लंदन में था 2017 में नवंबर में। और मेरे पास में एक मैसेज आता है कि आर यू स्टिल इन लंदन, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। उस वक्त मैं एयरपोर्ट पर था, वापस आ रहा था इंडिया। तो मुझे समझ में आया कि मेरा वीडियो इतना वायरल हो गया कि लंदन में भी जो ऑडियंस बैठी हुई है उनको मेरी कहानी पसंद आई। फिर जो था मैंने अपनी मेहनत को जारी रखा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वायरल होने में और वायरल होते रहने में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं, लेकिन वायरल होते रहना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे कहानियाँ सुनाते हुए 7 साल हो चुके हैं और इसमें मैंने यही सीखा है कि आप अपनी मेहनत में कमी मत रखिए, अपने डिसिप्लिन में कमी मत रखिए, अपनी कंसिस्टेंसी में कमी मत रखिए और सपने बड़े बड़े देखते रहिए। जनवरी 2017 में मैंने एक सपना देखा था इंस्टा पर, वो आज भी पोस्ट डला हुआ है, जिसमें लिखा था ट्रैवल गोल। और लंदन आई की एक फ़ोटो लगाई थी कि मैं पहला देश जो घूमने जाऊँगा इंग्लैंड होगा और लंदन आई देख के आऊँगा। और नवंबर 2017 में वहीं लंदन आई पर खड़ा हुआ था, वहीं पर मैंने सेल्फी ली थी। ऐसे एक सपना मैंने एक ऑटो एक्सपो में देखा कि मर्सिडीज़ गाड़ी जो है वो ख़रीदनी है। और इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो बहुत रिलेट करेंगे। तो जब मैं 11th में था ननिहाल में KV में जाता था तो वहाँ पर बच्चों ने साइकिल छोड़ करके E-बाइक लाना शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रिक वाली, जो उस वक्त आई थी नई। और मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे भी लेनी है। अब पिताजी हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से, पर मैंने ज़िद कर ली तो उन्होंने मुझे E-बाइक दिलवा दी। छुट्टियों में जब मैं वापस अपने घर गया होम टाउन तो मैंने देखा पापा की बाइक वहाँ नहीं थी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि बाइक कहाँ है पापा की। तो उन्होंने कहा बेटा वो बेच दी क्योंकि तुझे E-बाइक दिलानी थी ना। उस दिन मैं बहुत रोया। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, जीवन का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने अपने पिताजी को। उन्होंने अपनी बाइक बेच दी सिर्फ मुझे E-बाइक दिलाने के लिए। तो कहानी का सार जो है, वापस मैं आता हूँ कि ऑटो एक्सपो में गया, मैंने एक सपना देखा कि मर्सिडीज़ लेनी है। पापा का रिटायरमेंट होने वाला था कुछ समय बाद। तो मैंने पापा को कहा कि पापा बहुत बड़ा खर्चा कर रहा हूँ, कहीं और कुछ करूँगा तो शायद पैसा बढ़ेगा, लेकिन इधर जो है पैसा घटेगा, लेकिन ये ड्रीम है कि मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है। और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आपका जब रिटायरमेंट हो तो आप उसी गाड़ी में जो है घर तक जाओ, ढोल नगाड़ों के साथ। तो कमाल ये हुआ साहब कि 22 दिसंबर को, जो कि मेरा और मेरी वाइफ जो है दोनों का बर्थडे सेम डे ही आता है, तो हमने 22 दिसंबर को अपना वो ड्रीम पूरा किया। और पूरे घर वालों को मैंने सरप्राइज़ किया कि
ये लीजिए आपके लिए। और हम फिर पापा को जो है रिटायरमेंट के बाद में जो है घर लेकर के गए ढोल नगाड़ों से, और मेरे पिताजी की आंखों में आंसू थे। फिर उस दिन मैंने फिर से सॉरी बोला कि मुझे आज भी वो गलती याद आती कि मैंने वो ई बाइक जो थी उसके लिए सिर्फ चक्कर में, इलेक्ट्रिक बाइक के चक्कर में आपकी बाइक बिकवा दी थी। तो मुझे एक बात याद आती है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हम सबके पापा ने इतना सेक्रीफाइस किया है, माँ के लिए तो बहुत कहा जाता है, लेकिन फादर जो हैं वो चुपचाप अपना रोल प्ले करते रहते हैं। अभी भी मुझे बहुत, मेरी आंखें जो है नम हो रही हैं, लेकिन मेरा कहने का सार ये है कि माता पिता ही वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि तुम्हारा कदम उनसे आगे हो, वरना दुनिया में लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि तेरा कदम यहाँ है तो मेरा तुझसे थोड़ा आगे हो। तो माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ज़्यादा अच्छा करे। इस छोटी सी यात्रा में, जिसमें मेरे साथ में 12 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं, फ़ैन पेजेस हैं, बिलियंस व्यूज़ हैं कहानियों पर, मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप ग्राउंडेड रहिए, आप ज़ीरो को मत भूलिए। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती। और इस छोटी सी यात्रा में जो मैंने अब तक जी है, उसका सार सिर्फ ये कहता है कि आप ईमानदार रहिए अपनी मेहनत के साथ, आप ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं और अपने परिवार के प्यार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको दुनिया की सारी दौलत मिल जाए और कोई सेलिब्रेट करने वाला ना हो तो मुझे लगता है कि उसका कोई सार नहीं हो। जाते आते आखिरी में सिर्फ एक लाइन जो मैंने एक एयरपोर्ट के बाहर पढ़ी थी कि रोज़ उड़ान भरो लेकिन शाम में नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम्हें गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। तो इस भागती दौड़ती दुनिया में, इस भागती दौड़ती दुनिया में अपनों में रहिए, सिर्फ अपने में नहीं। जाते जाते फिर से कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।